Hey guys, welcome back to my YouTube channel Study and Shine with Sachin, your best platform for knowledge. Hey guys, आज हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर बात करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं प्लेन मिरर के बारे में। हम बात कर चुके हैं प्लेन मिरर के बारे में कि हमारे पास जो एक कोई भी स्मूथ सरफेस होता है जो रिफ्लेक्टिंग या एक तरीके से रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसमें जितनी हमारे पास रेज आती हैं उतनी की उतनी वापस चली जाती हैं। 100% रिफ्लेक्शन हो जाता है, नियर टू 100% जब रिफ्लेक्शन होता है तो उस पर्टिकुलर सरफेस को हम क्या बोल देते हैं, मिरर बोल देते हैं। जब ये सरफेस प्लेन होता है तो ऐसे पर्टिकुलर मिरर को हम बोल देते हैं प्लेन मिरर। मिरर के दो हिस्से होते हैं, एक हमारे पास होता है पॉलिश्ड सरफेस। कैसा होता है? पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस। तो अगर आप ध्यान दो तो इस मिरर के जो मैंने वेज डैश टाइप का एक शेडेड पोर्शन जो बना रखा है इस लाइन के इधर वाला लेफ्ट साइड में, वो हमारे पास पॉलिश्ड सरफेस है, जहाँ पे एक पॉलिश्ड मटेरियल लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो दूसरी साइड है उस सरफेस का वो एक रिफ्लेक्टिंग स्मूथ सरफेस बन जाता है, जिस पे हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो इसीलिए दूसरा सरफेस हमारे पास क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये तो बात ऑब्वियस है कि प्लेन मिरर वो होगा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक प्लेन सरफेस होगा। क्या होगा? एक प्लेन सरफेस होगा, वो हमारे पास प्लेन मिरर होगा। प्लेन मिरर के अंदर हम रिफ्लेक्शन की बात कर चुके हैं कि हमारे पास एक रे होती है जो स्ट्राइक करती है। कोई भी लाइट रे जो उस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी उसको हम क्या बोल देते हैं? इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। और जब वो स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक हो जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोल देते हैं। अब ये रिफ्लेक्टेड रे इसी तरीके से क्यों गई, किसी और तरीके से क्यों नहीं गई? इसके पीछे हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, जिसमें हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो वो ये होता है कि जहाँ भी पर्टिकुलर जिस पॉइंट पे भी इंसिडेंट रे इंसिडेंट होगी, जिस पॉइंट पे टकराएगी, वहीं पे हम क्या बना लेते हैं? एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ड्रॉ कर लेते हैं। वहीं पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास नॉर्मल से जो एंगल बनाया गया किसके द्वारा? इंसिडेंट रे के द्वारा, जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा आई से, जो कि हमारे पास क्या होता है? इंसिडेंट एंगल। कौन सा एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम नॉर्मल से नाप लेते हैं कि वो कितना है, और उतना ही हमारे पास क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्टेड एंगल होना चाहिए। मतलब नॉर्मल से इंसिडेंट रे का जो एंगल है उतना ही क्या होना चाहिए? नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का, जिसे हम नाम दे देते हैं थीटा आर, जो कि हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है हमारे पास? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो क्या बोलता है कि जितना हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि क्या है कि थीटा आई शुड ऑलवेज बी इक्वल टू थीटा आर, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वही हमारे पास सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स, वो सारी की सारी लाई ऑन सेम प्लेन, सेम प्लेन पर लाई करती हैं। ठीक है, सेम प्लेन पर। मतलब अगर हम एक सरफेस को एक प्लेन मान लें तो इस पर्टिकुलर एरिया पर अगर कोई रे आती है तो जिस पॉइंट पर वो गिरेगी उस पॉइंट को हम बोल देंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हमारी नॉर्मल टू द इंसिडेंट, ठीक है, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो तीनों की तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगी। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ये हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। लेकिन इस वीडियो में हम बात जो मेन करने वाले हैं वो है स्फेरिकल मिरर्स की। अब ये स्फेरिकल मिरर्स हैं क्या?
Spherical mirrors, those mirrors which have reflecting surface as a larger part of a sphere। मतलब क्या है इस चीज़ का कि अगर एक बड़े स्फेयर को ले लिया जाए, एक बड़े स्फेयर को ले लिया जाए तो उस पर्टिकुलर स्फेयर का अगर एक छोटा सा हिस्सा काट लिया जाए, मान लो इस हिस्से को मैं अलग से काट लूँ, तो ये जो एक कर्व्ड सरफेस आएगा मेरे पास, ये क्या आएगा मेरे पास, एक कर्व्ड सरफेस आएगा। ये जो कर्व्ड सरफेस आएगा उसी को अगर एक तरफ से पॉलिश कर लिया जाए तो दूसरी तरफ से क्या बन जाएगा, वो मिरर बन जाएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, हमारा स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, क्योंकि ये एक बड़े स्फेयर का छोटा हिस्सा है। वैसे ही जैसे एक सर्कल की आर्क काट ली जाए तो जो एक कर्व्ड लाइन मुझे मिलती है उसे मैं क्या बोल देता हूँ, आर्क बोल देता हूँ। सेम उसी तरीके से अगर एक बड़े स्फेयर का छोटा हिस्सा पोर्शन सरफेस काट लिया जाए तो वो जो सरफेस काटा गया है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एक कर्व्ड सरफेस उस स्फेयर का कहलाएगा, और वो हम क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे। कौन सा, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिनके कर्व्ड होते हैं और एक बड़े स्फेयर का छोटा हिस्सा होते हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास जो है दो तरीके के मेजर हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। तो हमारे पास मेजर दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं, पहला कनकेव मिरर और दूसरा है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। समझ में आ गई। अब ये कनकेव मिरर क्या है, जब हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस is curved inwards, कर्व्ड इनवर्ड्स होगा तो उस केस में हमारे पास जो मिरर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, कनकेव मिरर। और अगर मेरे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, अगर मेरे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, कर्व्ड आउटवर्ड्स होगा, तो वो हमारे पास हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। समझो इस चीज़ को कि अगर मैं एक कर्व बनाता हूँ तो जो अंदर की तरफ खुदा हुआ हिस्सा है, जो अंदर वाला हिस्सा है, और जो बाहर वाला हिस्सा है, वो दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं इस साइड से देखूँ तो ये अंदर की तरफ खुदा हुआ है, जबकि अगर मैं दूसरी साइड से देखूँ तो बाहर की तरफ उभरा हुआ है। ठीक है, इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, कर्व्ड इनवर्ड्स, मतलब अंदर की तरफ कर्व है। और अगर इस वाले को देखें तो ये हो जाएगा कर्व्ड इनवर्ड्स और कर्व्ड आउटवर्ड्स। तो जो कर्व्ड इनवर्ड वाला हिस्सा होगा वो हमारे पास होगा कनकेव पार्ट, कनकेव, और दूसरा वाला हो जाएगा हमारे पास कन्वेक्स। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा हमारे पास कनकेव हिस्सा और ये वाला हो जाएगा कन्वेक्स पार्ट हो जाएगा। जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है वो कन्वेक्स पार्ट और जो अंदर की तरफ है वो कनकेव पार्ट। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर सरफेस दे दूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि एक सरफेस जो है वो कनकेव है या कन्वेक्स है। ठीक है, अगर मैं आपको कोई एक कर्व सरफेस पकड़ा दूं तो आप कैसे बता पाओगे कि वो कनकेव हिस्सा है या कन्वेक्स हिस्सा है, क्योंकि अगर मैं इस तरफ से देखूं तो ये कनकेव है और अगर इस तरफ से देखूं तो ये कन्वेक्स पार्ट है। जबकि हमें पता है कि मिरर के दो ही हिस्से होते हैं, एक पॉलिश्ड सरफेस और दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये मतलब कि इन दोनों में से एक वाले हिस्से पे क्या होगा,
पॉलिश होगी और दूसरे वाले हिस्से पे हमारे पास इमेज दिखाई देगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये इंडिकेट करना कि आपकी पॉलिश किस तरफ है। जैसे अगर मैं इस तरफ पॉलिश करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा। ये वाला कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्ट पॉलिश्ड, और ये वाला हिस्सा कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग। अब अगर ये रिफ्लेक्टिंग है और ये पॉलिश्ड हिस्सा है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास जो रिफ्लेक्शन होगा वो इस वाले हिस्से पे होगा, मतलब कि अंदर वाले हिस्से पे। तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा मिरर है, एक कनकेव मिरर है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक कनकेव मिरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पर्टिकुलर हिस्से में अगर अब मैं जैसे ही इंडिकेट कर दूंगा कि मेरा पॉलिश सरफेस कौन से वाला है, इस तरफ वाला है, तो आप कहोगे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, बाहर की तरफ है। इसका मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। बाहर की तरफ उभरा हुआ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देयरफॉर इट इज अ कन्वेक्स मिरर। पहली बात तो पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मिरर कौन सा है, और वो पहचाना जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे पता चलेगा, जब मैं पॉलिश को देखूंगा। अगर पॉलिश बाहर से है तो अंदर वाला क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब अंदर वाला हिस्सा जो है वो अंदर की तरफ झुका हुआ है तो वो कनकेव मिरर हो जाएगा, और अगर दूसरा हिस्सा वो बाहर की तरफ उभरा हुआ है तो वो कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। अब इस मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हमारे पास पता होनी चाहिए। क्या हो जाएगा, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स क्या होगा, एक एग्जांपल लेते हैं हम कनकेव मिरर का। ये क्या है, एक कनकेव मिरर है। अब इस कनकेव मिरर को अगर लिया जाए तो असल में ये एक बड़े स्फेयर का हिस्सा था, आया ना। ये असल में अपने आप में एक बड़े स्फेयर का हिस्सा था, इस स्फेयर का हिस्सा। और हर स्फेयर की क्या होती है, एक रेडियस होती है। हर स्फेयर की क्या होती है, एक रेडियस होती है, और उसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, उस पर्टिकुलर सरफेस से, आउटर सरफेस से और सेंटर की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, रेडियस, है ना। और ये जो सेंटर पॉइंट है इसको क्या हो जाएगा, हमारे पास सेंटर हो जाएगा उस पर्टिकुलर स्फेयर का। तो सबसे पहला तो हमारे पास क्या होता है, सेंटर, कर्वेचर। पहले तो हमें समझना होता है कर्वेचर। कर्वेचर, अब एक कर्वेचर क्या है, कर्वेचर होता है कर्व ऑफ अ स्फेयर। एक स्फेयर को, कर्व को ही हम क्या बोलते हैं, उसका कर्वेचर बोलते हैं। अब अगर मैं एक स्फेयर लूँ जिसका रेडियस 1 है r1, और दूसरा स्फेयर लूँ जिसका रेडियस r2 है, और मैं कहूँ कि रेडियस 1 जो है छोटा है, बड़ा है, और जो रेडियस 2 है वो छोटा है, तो ज़रा सोच के देखो कि एक छोटे स्फेयर का और एक बड़े स्फेयर का अगर मैं बात करूं, दोनों का सेम हिस्सा लिया जाए, इतना, और इसका भी इतना ही, तो आप देखोगे कि इसके लिए जहां ये है मान लो r2 और ये है r1, अगर मैं कर्वेचर की बात करता हूं तो ये इसका कर्वेचर है और ये इसका कर्वेचर है। अगर कर्वेचर की बात करें कितना कर्व है, तो इसका कर्वेचर ज़्यादा है या इसका कर्वेचर ज़्यादा है, हम देखेंगे कि जितना बड़ा रेडियस होता जाएगा ये कर्वेचर सेम साइज़ के मिरर के लिए क्या होता जाएगा,
कम होता जाएगा, मतलब कर्व जो है वो कम होता जाएगा। इसका कर्व ज़्यादा है और इसका कर्व कम है। इसका मतलब एज द रेडियस इंक्रीजेज द कर्वेचर डिक्रीजेज, मतलब कि कर्वेचर जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा कर्वेचर उसका कम होता जाएगा। जितना ज़्यादा रेडियस उतना ही कम कर्व, और जितना कम कर्व उतना ही कम कर्वेचर। मतलब हमारा जो मिरर है वो कितना मुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सेम वैसे ही है जैसे आपका पेज आपने कितना मोड़ा है। अगर इतना देखोगे आप तो बिल्कुल नहीं मुड़ा हुआ, ये कम मुड़ा हुआ है, ये कर्वेचर कम है, और ये कर्वेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आप देखोगे कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा कर्वेचर आपका उतना ही कम होता जाएगा। दूसरा हमारे पास कर्वेचर के बाद अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो हमारे पास जो भी मिरर है, ठीक है, जो भी मिरर है उस स्फेयर का अगर मैं सेंटर की बात करूं तो वही क्या हो जाएगा मेरे पास? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। जैसे इस पर्टिकुलर स्फेयर के लिए अगर मैं बात करूं तो ये जो था सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इसे डिनोट किया जाता है किससे? कैपिटल सी से। ठीक है, दूसरा हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर मैं बात करूं तो ये जो स्फेयर है, ठीक है, उसका जो रेडियस होगा वही क्या हो जाएगा मेरे पास? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको डिनोट किया जाता है किससे? आर से। ठीक है, तीसरा हमारे पास पोल। पोल की अगर मैं बात करूं तो अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर की तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? सेंटर से और जो हमारे पास मिरर है उसके सेंट्रल पॉइंट तक की जो दूरी हो जाएगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। मतलब कि उस बड़े स्फेयर का जो रेडियस की जो लेंथ थी वही क्या हो जाएगी मेरी भी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से और मिरर तक की दूरी। अब मिरर की दूरी मैं कहाँ से नापूं? तो उसके लिए हमारे पास टर्म है हमारे पास पोल। पोल होता क्या है कि जो भी मेरे पास मिरर होगा उस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंट्रल पॉइंट, मतलब कि उस मिरर का सेंट्रल पॉइंट जो है वही क्या कहलाएगा मेरे पास? पोल कहलाएगा, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? पी से। कैसे डिनोट करेंगे? पी से डिनोट करेंगे। ये पी जो है पोल को डिनोट करता है, मतलब कि मिरर के उस सेंट्रल पॉइंट का जो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक का कर्वेचर अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ ये जो पोल से लेकर के और सेंटर पॉइंट तक की, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी है वही क्या कहलाती है हमारे पास? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दूसरा हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस की बात करी जाए तो ये एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए और पोल को जोड़ती हुई एक लाइन है। एक लाइन सेगमेंट, इमेजिनरी लाइन जो बिल्कुल पोल से होते हुए और सेंटर से होते हुए गुजरती है मिरर के थ्रू। और ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है जहाँ से हम मिरर के अंदर के रिफ्लेक्शन को मेजर करते हैं। ठीक है, कि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट रखे जाएंगे वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के बेसिस पर ही रखे जाएंगे कि वो कहाँ है, और जितने भी हमारे पास अलग अलग लेंथ होगी वो हम इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे मेजर करेंगे। जैसे फर्स्ट अगर मैं बात करूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे वो लेंथ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से, पोल की दूरी है उसी को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और ये जो लाइन है वो हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरी कौन सी है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट, अब ये फोकस पॉइंट क्या होता है? फोकस पॉइंट वो होता है जहाँ से हम, अगर हम इन्फिनिटी पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज को बम्बार्ड करें या फिर स्ट्राइक करेंगे मिरर पे, और स्ट्राइक करने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो निकल जाएंगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो
निकल जाएंगी। ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। मतलब कि या तो जो हमारे पास रेज आ रही हैं वो टकराने के बाद फैल जाएंगी या फिर वो इकट्ठी हो जाएंगी। कनकेव मिरर के केस में वो इकट्ठी हो जाती हैं। तो वो पॉइंट जहाँ पे इन्फिनिटी से और पैरेलल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेस आएंगी और आने के बाद टकरा करके रिफ्लेक्ट हो करके जहाँ एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएंगी, उसी पॉइंट को क्या कहा जाएगा, फोकस पॉइंट कहा जाएगा। उसको डिनोट किया जाता है किससे, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एफ से। ठीक है, अब सेम वही कि फोकस से और प्रिंसिपल पोल तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, प्रिंसिपल पोल से और हमारे पास फोकस तक की जो दूरी है वो फोकल लेंथ हो जाएगी, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल एफ से। जनरली ये जो एफ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। छोटे कर्वेचर के लिए अगर मैं बात करूं तो फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट क्या होती है, हाफ होती है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉलिश सरफेस, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल पोल, फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके अलावा हमारे पास इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस होता है जिसको हम डिनोट करते हैं वी से। इससे वी से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम डिनोट करते हैं यू से। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम डिनोट करते हैं एच से। और वहीं हमारे पास होता है हाइट ऑफ इमेज जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, एच डैश से। ठीक है, ये कुछ अलग अलग टर्म्स हैं जो हमारे रिलेवेंट की हैं। और जब भी हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की या फिर जितने भी हमारे पास आगे केसेस आने वाले हैं, उन सब में जब अलग अलग टर्म्स को बोला जाएगा तो हमारा रेफरेंस इन्हीं अलग अलग वेरिएबल से होगा या फिर इन्हीं अलग अलग टर्म्स से होगा कि कैसे हम डिनोट करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन बेसिक अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दो तरह के हैं। ठीक है, प्लेन या फिर स्फेरिकल। प्लेन में हमने बात कर ली, स्फेरिकल दो तरीके के हैं, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव जो अंदर से कर्व्ड इन होते हैं और कन्वेक्स जो बाहर से कर्व्ड आउटवर्ड्स होते हैं। ठीक है, फोकस के बारे में पता होना चाहिए कि वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो पॉइंट जहाँ पे जो रेज आएंगी मेरी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और इन्फिनिटी से आने के बाद रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ मिलेंगी उसी को हम क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट कहेंगे। और फोकस पॉइंट से प्रिंसिपल पोल की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।